Hello, good afternoon. वेलकम टू अवर न्यू सेशन। आई होप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। अब फर्स्ट यूनिट जैसे कि 5 यूनिट होती हैं, 5 यूनिट में यहाँ हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी NMR। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें ये 2 पार्ट्स स्टडी करने हैं। सेकंड यूनिट है अपनी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, थर्ड यूनिट है अपनी कार्बोहाइड्रेट एंड जो फोर्थ यूनिट है वो है अपनी एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और जो फिफ्थ यूनिट है वो है ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। तो इस तरीके से 5 यूनिट हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 5 यूनिट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने से पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि NMR की फुल फॉर्म क्या होती है। NMR की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्यों यूज किया जाता है। एक जनरल वे में हम इसे ऐसे समझते हैं। वैसे तो आप लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए इसे यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है सबसे पहले स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटोनों का चक्रण। चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटोनों का चक्रण किस तरीके से होता है, यानी जो प्रोटॉन है वो किस तरीके से चक्रण करते हैं जब उन्हें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। देखिए, कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं पहले। फर्स्ट है कुछ एलिमेंट्स के नाभिक यानी न्यूक्लियस, जैसे कि हाइड्रोजन है 1H, कार्बन C13, जिनमें ऑड नंबर यानी विषम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी प्रोटॉन को चक्रण करवाया जाता है, प्रोटॉन का चक्रण होता है, तो वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें विषम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये कंडीशन उन पर लागू होती है। तो जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन है और कार्बन है, इनमें विषम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर सेकंड है इनमें उपस्थित प्रोटॉन अपने एक्सिस पर स्पिनिंग करते रहते हैं। इनमें जो प्रोटॉन होते हैं प्रेजेंट वो स्पिन पर यानी अपनी एक्सिस पर स्पिन करते रहते हैं। देखते हैं आगे डिटेल से, जैसे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किनसे मिलकर बना होता है, कुछ मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स किनसे मिलकर बना होता है, एटम से। तो इस तरीके से और एटम में जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है पर एटम का। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जो हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की किसी भी तो वो केवल प्रोटॉन द्वारा ही स्टडी की जाती है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई रोल नहीं होता, केवल प्रोटॉन द्वारा ही स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के प्रोटॉन्स का देखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो ये जो प्रोटॉन है ये जब अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है, स्पिन कब करेगा, स्पिन करता रहता है, और जब इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो हमें कुछ विशेष प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। जैसे कि नाभिक के चक्रण से एक मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न हो जाता है। यानी ये जो इसका नाभिक है इसके चक्रण से एक मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न होगा और फिर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इस तरीके से ये एक मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न हो जाता है जब ये स्पिन करता है। और मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलकर बना होता है। नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, तो इनसे मिलकर जब ये बनता है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है इस तरीके से, और ये इसके डायरेक्शन की दिशा है। तो जब ये मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न हो जाता है इनकी स्पिन से, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। ओके,
नेक्स्ट, अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल प्रोटॉन ही ऐसे होते हैं जो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ही होने चाहिए जिनमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो। तो ऑलरेडी सभी में होते हैं, तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के चारों ओर मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न करते हैं। मतलब कि केवल प्रोटॉन्स ही ऐसे होते हैं जिनसे जो स्पिन कर सकते हैं, जो अपने एक्सिस पर स्पिन करते रहते हैं और इनके द्वारा ही मैग्नेटिक एरिया उत्पन्न होता है। जब प्रोटॉन युक्त किसी कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और साथ ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज से इरिडिएट किया जाता है, तब उस कंपाउंड के प्रोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी यहाँ हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये किसी मैटर के ऊपर पड़ते हैं, मैटर है जब ये किसी मैटर के ऊपर पड़ते हैं, जब किसी मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब ईएमआर को किसी मैटर पर डाला जाता है, यानी इस रेडिएशन को मैटर पर डाला जाता है या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाया जाता है, तो ये कुछ एनर्जी के पैकेट्स में के रूप में बाहर निकलता है। यानी कुछ रेडिएशन तो इस मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दो पोजीशन होती है इसमें, दो कंडीशंस होती हैं कि एब्जॉर्ब कर ली जाती है या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो ये रेडिएशन इस मैटर के द्वारा या तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। तो जब ये इसमें से रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ एनर्जी के पैकेट्स बनते हैं, कुछ एनर्जी के रूप में ये बाहर निकलती है। तो ये जो एनर्जी के बंडल बन जाते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं, इन्हें ना क्वांटा कहते हैं। और यही यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि जब प्रोटॉन युक्त किसी कंपाउंड को हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होगा ईएमआर, और साथ ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज से, ये है अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज, जब इससे इरिडिएट किया जाता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाया जाता है, तब उस कंपाउंड के प्रोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंपाउंड के जो प्रोटॉन हैं, इसके मैटर में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इस एटम के, तो वो उन्हें एब्जॉर्ब करना, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कंपाउंड का एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है इस तरीके से। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस द्वारा एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी का मेजरमेंट एक संयंत्र के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस द्वारा जो एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, इसका मेजरमेंट हम एक संयंत्र के द्वारा करते हैं, एक एपरेटस के द्वारा करते हैं, जिसे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो एनएमआर न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंपाउंड को रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज से इसको इरिटेट करते हैं, और जब ये इरिटेट हो जाता है तो उस कंपाउंड के प्रोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, इससे कंपाउंड का हमें एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। और इस जो ये एब्जॉर्ब एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है, उसका मेजरमेंट एक संयंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एनएमआर। किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स के अवशोषण से प्रोटॉन के स्पिनिंग दिशा में होने वाला परिवर्तन ही एनएमआर कहलाता है। यानी किसी कंपाउंड के न्यूक्लियस द्वारा, कोई भी कंपाउंड है उसका न्यूक्लियस है, उसके द्वारा अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो वेव्स के अवशोषण से, रेडियो वेव्स का अवशोषण हुआ है यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो प्रोटॉन की जो स्पिनिंग की दिशा है उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो एनएमआर कहलाएगा। यदि किसी प्रोटॉन को एक समान मैग्नेटिक एरिया में रख दिया जाए, यदि किसी प्रोटॉन को एक समान मैग्नेटिक एरिया में रख दिया जाए तो स्पिनिंग करते हुए प्रोटॉन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त होंगी। यदि हम किसी प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक एरिया में रख देते हैं, तो जब वो चक्रण करता है, स्पिनिंग करता है, तो प्रोटॉन से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि देखते हैं नेक्स्ट, ये है अल्फ़ा एन एस। यानी अगर हम इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये इस तरीके से ऊपर की दिशा की ओर शो होता है, तो इसे हम अल्फ़ा नाम देते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये नीचे की साइड आता है प्रोटॉन, यानी यह स्पिनिंग की दिशा चेंज हो जाती है और हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पिनिंग की दिशा चेंज हो जाती है, तो हम इसे बीटा नाम देते हैं, यानी बीटा स्पिन। तो दो तरह की स्पिन शो करता है, अल्फ़ा स्पिन और बीटा स्पिन। यानी यहाँ से ये दिशा
इसकी चेंज हो जाती है, अल्फ़ा स्पिन और बीटा स्पिन। तो प्रोटॉन के स्पिन की इन दोनों कंडीशंस की एनर्जी में बहुत ही कम अंतर होता है। ये जो स्पिन की कंडीशंस है, यानी जब प्रोटॉन पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, तो ये दिशाओं में डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में, जिसे हम अल्फ़ा स्पिन और बीटा स्पिन कहते हैं। और इन दोनों की स्पिन में या इन दोनों कंडीशंस की एनर्जी में बहुत ही कम अंतर होता है, लेकिन फिर भी अल्फ़ा स्पिन लो एनर्जी वाली और अधिक स्थायी होती है, जबकि बीटा स्पिन हाई एनर्जी वाली और कम स्थायी होती है। थैंक यू।